हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम न्यूटन्स लॉ वगैरह का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान दें इस चीज़ पर कि जो ओल्ड थ्योरी है उसमें एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। उन्होंने ये 16th सेंचुरी का है। उस समय इन्होंने जो ओवरनाइट करीब 20 ईयर तक जो प्लेनेट होते हैं इनके ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट किया था। तो का पूरी लाइफ लगा दी थी उसी में। मतलब कौन सा प्लेनेट किस समय कहाँ पहुँचता है, क्या उसकी सिचुएशन है, इसका पूरा उन्होंने कलेक्शन किया था। ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी बुक में पढ़ते हैं कैपलर्स लॉ। जो कैपलर हैं वो इन्हीं के असिस्टेंट थे और बेसिकली 10th लेवल के टीचर थे वो। उन्होंने जो टाइको ब्राहे ने जो डाटा कलेक्ट किए थे उन डाटा से कैपलर्स ने अपने रूल बनाए। ठीक, यानी जो प्लेनेटरी मोशन के रूल हैं वो कैपलर ने उन्हीं डाटा से उनको कलेक्शन जो था उसी से बनाए हैं। बाद में न्यूटन ने जो है वो कैपलर लॉ से अपना ग्रेविटेशन लॉ बनाया। समझ गए ना। तो बेसिक जो थ्योरी है वो हमने बताई है। तो अपने यहाँ जो सिलेबस में स्टार्ट करते हैं वो कैपलर लॉ को। तो आप ग्रेविटेशन हेडिंग डालें ऊपर और उसमें आप हेडिंग डालें कैपलर्स लॉ, KEPLER, कैपलर्स लॉ डाला हेडिंग। उसमें लिखा है पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, देखिए ईच प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ईच प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun at one of the focus of ellipse. Each planet moves in an elliptical orbit with the sun at one of the focus of the ellipse. देखिए जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सभी इलिप्स आपके कोऑर्डिनेट के चैप्टरों में आएगा मैथ में, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल वो पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इलिप्स में ये इस तरह से फ्लैट टाइप का होता है, इस तरह की ऑर्बिट होती है प्लेनेट की। इलिप्स आप उसमें मैथ में पढ़ेंगे। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर और एक फोकस यहाँ पर। देखिए फोकस मैथमेटिकल डिफिनीशन है, आप ऐसे समझ लें। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे आप सर्किल पढ़ते हैं तो सर्किल किस चीज का लोकस है। अगर इस पॉइंट को हम फिक्स कर दें और एक यहाँ पर ये पॉइंट ए को, इस डिस्टेंस को आप ये थ्रेड लगा दें, इस डिस्टेंस को फिक्स रखें, या थ्रेड हो तो इसे टाइट रखें और इसको रिवॉल्व करा दें तो सर्किल बन जाएगा ना सर्किल। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एलिप्स में क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पर दो थ्रेड को फिक्स करें, ध्यान देना, और उसको टाइट करें यहाँ पर लाकर, ऐसे फिंगर से यहाँ पर थ्रेड लगाओ, यहाँ थ्रेड इसमें फिक्स कर दो, ठीक, और इसको यहाँ पर लाकर यहाँ टाइट कर दो और इसको घुमा दो तो इलिप्स तैयार हो जाएगा। बात समझ गए। लेकिन ये सब चीजें तुम्हारे मैथ में है सिलेबस में। ठीक, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, जैसे यहाँ एक सेंटर है वैसे यहाँ पर ये फोकस होते हैं। फोकस क्या है वो आप मैथ में पढ़ेंगे। फोकस ठीक सेंटर पर नहीं है। आप ऐसे समझ लें कि सर्किल में ये दोनों पॉइंट सेंटर पर आ जाते हैं। ठीक, सन जो है वो एक फोकस पर है और जितने भी प्लेनेट हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है ना। तो इलिप्स को जनरल बात आप ध्यान रखें। इलिप्स में आप ये जो एक्सिस होता है ये बड़ा एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ये छोटा वाला है, ये माइनर एक्सिस है। समझ गए ना। इसकी हाफ डिस्टेंस जैसे ओ से ए तक ये सेमी मेजर एक्सिस, ठीक, ये डिस्टेंस ओ से बी तक ये सेमी माइनर एक्सिस। समझ गए ना। इसी में एक आप टर्म पढ़ेंगे मैथ में, इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना। तो ये टर्म मैथ के हैं, इसेंट्रिसिटी है, डायरेक्ट्रिक्स हैं, बहुत सारे हैं, वो लोकस में आते हैं। वो यहाँ उस चीज का मैटर नहीं है। यहाँ आप केवल इतना समझ लें कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सर्कुलर में नहीं है, थोड़ा फ्लैट मूव करते हैं इलिप्टिकल पाथ में।
ठीक है। उसका जो ये बड़ी वाली जो ये लॉन्ग लेंथ है, ये वाली जो है वो मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो आपने पहला रूल क्या लिखा केपलर का कि ईच प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, वैसे डेरिवेशन मैकेनिक्स के हिसाब से कहीं कहीं देते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं। हाँ, समझ गए ना, थ्योरी। सेकंड लिखें लॉ ऑफ, सेकंड लिखें लॉ ऑफ रेडियस, कहीं कहीं पर इसे लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दें लॉ ऑफ रेडियस, ब्रैकेट में लॉ ऑफ एरिया। लिखिए द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal time, sweeps out equal area in equal time. It means aerial velocity is constant. It means aerial velocity is constant. देखिए जैसे लिखा इट मीन्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जैसे इलिप्स में बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है पाथ, ठीक है ना, थोड़ा ही सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। जैसे सन यहाँ पर है, मान लीजिए, बना हम चाहें जैसे लें उसको। देखिए मान लीजिए कोई प्लेनेट, ये यहाँ पर सन की है पोजीशन, हमने जो यस लिखा है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपका प्लेनेट वो ए से बी तक पहुंचा है, ठीक। तो उसने सेंटर से जो ये लाइन मिला दो, ये एक एरिया ट्रेवल किया है, ठीक। एरिया बन गया इतना, कितना बना एरिया, एस ए बी, ठीक। इसी टाइम में अगर वो यहां पर आएगा, टाइम उतना ही रहेगा, तो सी से डी तक पहुंचा, तो ये सेम एरिया ट्रेवल करेगा, टाइम सेम है तो एरिया सेम रहेगा। समझ गया ना, इसी को कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ का जो एरिया A1 है और इसमें जो एरिया A2 है, ये दोनों एरिया इक्वल है सेम टाइम के लिए, ठीक। इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि यहाँ तो प्लेनेट दूर है सन से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कम होगी और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक। क्योंकि जब एरिया जब पास में आ गया ना यहाँ पर है, तो नेचुरल है कि एरिया दोनों A1 A2 सेम है। इसका मीनिंग आपको ये डायग्राम बनाना है, एरिया एस ए बी इज इक्वल टू होगा एरिया, जो भी नाम पेपर में लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है फॉर सेम टाइम, ठीक। तो एरिया सेम है तो नेचुरल है कि जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस ए बी, वो लेस देन होगी डिस्टेंस सी डी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है वो आपकी कम होगी और ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब आप इसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, तो नेचुरल है क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। तो यहां पर अगर स्पीड v1 है, यहां पर स्पीड v2 है, तो नेचुरल है कि आपका जो v2 है वो ग्रेटर देन v1 होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक। टाइम सेम है, हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके हमने स्पीड निकाल ली, ठीक। एक पर्टिकुलर एरिया टाइम ले लो, कोई भी 1 आवर ले लो, कुछ भी, मेन चीज ये बताना है। आप इसमें ये भी लिख देते हैं कि जब प्लेनेट जो है वो सन के पास में आता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जब सन से दूर होता है तो स्पीड कम होती है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग कराई थी आपको, वो याद है क्या थी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की 2 इंटू मास इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक। ये इसका प्रूफ है।
ये आपको ध्यान होगा, एंगुलर मोमेंटम की मीनिंग थी 2 इंटू मास इंटू da/dt, ठीक। एंगुलर मोमेंटम में करा रखा है, इसको नोट, इसको बनाना है, डायग्राम को बना के लिख लिया ये, ठीक। तो da/dt यहां पर एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी, क्योंकि एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है ना। तो यहां पर जरा ध्यान देना कि जो प्लेनेटरी मोशन ये नियरली सर्कुलर होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत कम फ्लैट होते हैं, ठीक है ना, नियरली सर्कुलर होते हैं ये तुम्हें मालूम होगा कि जो प्लेनेट मूव करते हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, तभी मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर्किल में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड होना चाहिए। ये डायग्राम बना लिया इधर वाला, एरिया वाला, ठीक। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स यहां पर कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान दें इस बात पर। हालांकि इसके प्रूफ का बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड लॉ जो है वो किसके बेस पर है। देखिए, जो नियरली हम सर्कुलर मानकर ये कर रहे हैं, आपका होगा भी साइड से तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान होगा कि रेडियस जो वेक्टर है, ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। ये सन है, ये प्लेनेट है, तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ, सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रहा है ना। तो सन अर्थ को या प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और प्लेनेट सन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर आप इस पर फोर्स निकालें प्लेनेट पर, फिलहाल प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पर, किधर होगा? सेंटर की तरफ, ओके। अब रेडियस वेक्टर जरा ध्यान देना, रेडियस वेक्टर ये होगा आर, दोनों में कितना एंगल है? रेडियस वेक्टर और उसमें फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा है? प्लेनेट पर, सेंटर के 180 पर, ठीक। थीटा यहां पर 180 है। जरा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? एफ आर साइन थीटा, साइन 180 जीरो होता है, इसलिए टॉर्क जीरो है। टॉर्क तुम्हें मालूम होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, dl/dt होता है ना। तो इसका मतलब अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब एल क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, सीधा सा। और मालूम भी है आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। हमने एल से लिखा है एंगुलर मोमेंटम को। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही सेकंड लॉ है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, समझ गए ना। वो एरियल वेलोसिटी ही है जो आप ये डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला, कि जिसमें ये एरिया जो है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ठीक है, फिक्स टाइम में, तो वो एरियल वेलोसिटी ही है, समझ गए ना बात ये। तो यानी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉजिक है कि किसके ड्यू टू जो है आप सेकंड लॉ जो है वो किस रूल से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यहाँ पर लिख देना एल कांस्टेंट, हेंस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट हेंस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है आप समझ गए होंगे, क्योंकि टॉर्क जीरो है इसलिए एल कांस्टेंट रहेगा, इसलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो एल कांस्टेंट, ठीक, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एक तरह से ये प्रूफ भी है सेकंड लॉ का, ठीक है ना। एक एक हाँ बोलो। सेंटर पॉइंट के नहीं, वो हमने एक्चुअली में है क्या, जो सन है तो हटके थोड़ा फोकस पर, लेकिन नियरली सर्कुलर ही है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। हाँ, सेंटर के अबाउट दिखा दिया है वहां पर कि टार्क जो है वो जीरो होगा। मोटे तौर पर आप मेन पॉइंट पर ध्यान रखें कि जो सेकंड लॉ है वो आपके यहाँ पूछा मालूम किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, सेकंड लॉ किसके बेस पर है? तो किसके बेस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कहीं पर कि किसके बेस पर है, ठीक है ना। तो बेसिक ध्यान होना चाहिए कि टार्क जीरो लग रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो सेंटर पर नहीं भी है, सन फोकस पर है, तो तब भी फोर्स तो सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करेगा,
ठीक है ना। तो आर की जो लाइन होगी वही फोर्स की लाइन होगी, समझ गए ना। तो टार्क तो जीरो होगा ही, उसमें टार्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। आपको बताएं कि जो ग्रेविटेशन के बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं प्लेनेटरी मोशन के, तो वो सारे एक ही रूल से चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सब में वही लगता है, जो बहुत वैसे न्यूमेरिकल होते हैं उनमें सब में कंजर्वेशन से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है प्लेनेटरी मोशन में, क्योंकि टार्क वहां पर जीरो होता है, समझ गए ना। आप यहाँ पर ध्यान रखना, एक ये आपने नोट कर लिया होगा, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी जरा ध्यान रखना, जैसे किसी भी क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम यानी कंजर्व रहता है, जैसे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया, सन यहाँ पर है, सन को जरूर नोट कर देना। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, ठीक, और ये डिस्टेंस जो है वो r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। स्पीड, ये डायग्राम जरूर बनाना, वहां पर डायग्राम बनाएं और वेलोसिटी v1 v2 दोनों जगह पर दिखा दें। ये आपका सन से डिस्टेंस हो गई r1, और यहां से सन की डिस्टेंस हो गई कितनी, r2। हर जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। r1 r2 दिखा देना डिस्टेंस, और यहाँ वेलोसिटी हमने v1 और v2 दिखा दी। आपके यहाँ 11th में भी कोई छोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी दे दी जाए एक जगह पर और दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जाए। तो इन दोनों पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पर P ले लिया मान लीजिए, और ये पॉइंट हमने Q ले लिया। तो एंगुलर मोमेंटम जितना P पर होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम Q पर होगा। पार्टिकल के लिए क्या फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, mvr, मास वेलोसिटी P पर, यानी v1 ली हमने है, रेडियस r1 है, इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम, मास वेलोसिटी v2 और डिस्टेंस r2। तो इससे ये अगर 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं आपको, तो आप इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। v1 अपान v2 इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल कर दिया, फिर आप कहीं भी इक्वल कर दें तो वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है ना। आपने जो इसके पहले वेलोसिटी लिख ली थी एरिया में, वो उस पूरी डिस्टेंस में भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो तो जैसे जैसे डिस्टेंस पास में आती जाएगी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आप समझ गए ना मेरी बात। हमने एरिया वहां दिखा देते हैं, वेलोसिटी दिखा देते हैं कि इस जगह वेलोसिटी कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन वहां भी वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, समझ गए ना प्लेनेट में। अब आप तीसरा रूल लिखें इनका, लॉ ऑफ पीरियड। होम एग्जाम में अननेसेसरी नहीं लिखना, जैसे लॉ पूछे जाए तो केवल लॉ बस, ठीक है ना। बस इतना लिख सकते कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तीसरा लिखें लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड लिखिए, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड, द स्क्वायर of the planet's time period is proportional to the square of the planet's time period is proportional to the cube of the semi major axis of the orbit, cube of the semi major axis of the orbit, semi major axis of the orbit. This is known as harmonic law. This is known as harmonic law, and gives the relationship between, this is known as harmonic law and gives the relationship between the size of the orbit, relationship between the size of the orbit and its time of revolution, and its time of revolution। देखिए
इसमें भी आप एक डायग्राम बनाना, एलिप्स को बनाएं। फ्लैट काफी कम होता है, ध्यान रखना। सन यहां पर है, सेंटर पर लेना ये लाइन बिल्कुल। ये मान लीजिए आपका सन है यहां पर, और ये डिस्टेंस ए है और ये बी है। बना लिया? आप ऐसा करें कि ये डिस्टेंस को r1 r2 लें, जरा चेंज करें जरा, r1 r2। आप बता सकते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है ऑब्जेक्टिव की। r1 डिस्टेंस कहाँ है? सन से यहाँ तक है, और r2 डिस्टेंस सन से इस पॉइंट तक है, यानी सन से ये ए पॉइंट और ये बी। जब ये दूर होगा प्लेनेट तब, और जब प्लेनेट पास में होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r1 है, ये r2 है। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस सेंटर से डिस्टेंस होगी यहाँ तक। बात समझ गए? तो क्या करेंगे, उसको हम a ले रहे हैं, r1 प्लस r2/2, दोनों को प्लस करें और हाफ करें, तब सेंटर से आएगा। तो थर्ड ला ये है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है, t² प्रोपोर्शनल a क्यूब। कहीं बुक में r भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, r लिख दें, a लिख दें। टाइम पीरियड टोटल हो गया है, वहां से a से चल के आए और फिर यहीं पर आ जाए, ठीक है ना। ये तो जानते ही हैं कि प्लेनेट में दो तरह के मोशन हैं, एक तो सन के चारों तरफ एक तरह से जो इलिप्टिकल पाथ यानी सर्कुलर पाथ, और प्लेनेट अपने एक्सिस के अबाउट भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन और रोटेशन ध्यान रखना। तो उसी में लिख देना, ये लिख दिया टी प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख दें, इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज टी एंड सेमी मेजर एक्सिस इज ए, इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is t and semi major axis is a, then t² proportional r cube, a क्यूब। इस पर हमारे यहाँ न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे दो का टाइम पीरियड दे दिया, एक की रेडियस दे दी, दूसरे की पूछ दी प्लेनेट की, तो इससे फार्मूला क्या बन जाता है, t1/t2 इज इक्वल टू a1 क्यूब अपान a2 क्यूब या r1/r2। इस पर न्यूमेरिकल आए चैप्टरों में। जैसे दो प्लेनेट का दे देते हैं, या एक प्लेनेट की डिस्टेंस कम कर दें, पूछेंगे टाइम पीरियड कितना बदल जाएगा, ठीक है ना। हमने एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक न्यूमेरिकल कराया है चैप्टर में, वो हमने वहाँ बोला है 11th में, जरूर ध्यान रखना, जिसमें लिखा है कि अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो टाइम कितना होगा, लेंथ, वो जरूर ध्यान रखना 11th के लिए, ठीक है ना। तो जो आप ये ध्यान रखना, कहीं अलग से नोट कर लेना इसमें, कि जो इलिप्स होता है यहाँ पर, ये जैसे इलिप्स बना और ये आपका फोकस हो गया, एक फोकस ये सन फोकस पर हो है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट P है, ये F1 है, ये F2 है, अलग कहीं नोट कर देना ऊपर। तो F1P प्लस F2P कांस्टेंट होता है इलिप्स में। ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, ये कोई भी जनरल पॉइंट है, तो ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है एलिप्स में, ठीक है ना। और जो इसेंट्रिसिटी है, जो ये रेशियो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का, E, वो यहाँ पर जनरली 1 अर्थ के लिए है 0.107 है। बाद में जब मैथ में पढ़ेंगे तो आप क्लियर समझ जाएंगे इसेंट्रिसिटी क्या होती है। E से, ये रेशियो है मेजर और माइनर, 0.107। फार्मूला तो वो रूट में है, 1-a² इसेंट्रिसिटी का, वो आप वहीं पर करना, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अलग से ध्यान रखना कि इसेंट्रिसिटी इसकी 0.107 है। और ये समझ गए होंगे, हमने जैसे थ्रेड में बताया कि इन दो पॉइंट पर थ्रेड को फिक्स करें और यहाँ टाइट कर लें तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी। वो बोले ही जाता है कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है कि जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा, समझ गए ना, उसे इलिप्स कहते हैं।
ठीक है, वो जो दोनों पॉइंट हैं वो फोकस कहलाते हैं। तो आप आगे हेडिंग डालें। ये आप एंगुलर मोमेंटम से समझ गए होंगे, हमने तीनों आपको लॉ जो है बता दिए हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो कैपलर का लॉ ये लोग बुक्स में कहीं कहीं देते हैं डेरिवेशन, जैसे सेकंड लॉ को आपने ड्राइव कर लिया किससे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। थर्ड लॉ जो इनका है वो बोल देते हैं कि न्यूटन्स लॉ से ड्राइव कर ले। एक्चुअली न्यूटन ने ही इनके लॉ से अपना ड्राइव किया था, तो नेचुरल है कि जब न्यूटन्स लॉ ड्राइव होता है इससे तो उस न्यूटन्स लॉ से ये भी ड्राइव हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन इनके जो जो ये रूल हैं कैपलर्स के, ये डेरिवेशन नहीं है इनका कोई भी, समझ गए ना, ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ। डिडक्शन ऑफ, ये डेरिवेशन लिख दो, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ। लिखा, लिखें जरा फर्स्ट पॉइंट। जो कैपलर ने अपने जो तीनों रूल बनाए हैं, इन्हीं को लेकर न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को ड्राइव किया था, ठीक। और एक और उन्होंने पॉइंट उस समय लिया था, वो बता देंगे आपको। रंग हम लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर सजेस्ट दैट, द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर सजेस्ट दैट there must be some force of attraction. First law of Kepler suggests that there must be some force of attraction लिखा, first law of Kepler suggests that there must be some force of attraction between a planet and the sun, between a planet and the sun. This force is known as gravitational force. This force is known as gravitational force. This force is known as gravitational force. पहला लॉ क्या था कैपलर का, उन्होंने बताया कि जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसेंट्रिसिटी कम थी, तो न्यूटन ने उसको लगभग सर्कुलर मानकर, और जब कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा तो उसे फिर फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है कि जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता सर्कुलर मोशन। उसी को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि फोर्स है, मतलब फर्स्ट लॉ ने ये सजेशन दे दिया कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखें, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर गिव्स इंफॉर्मेशन, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ gravitational force. Second law of Kepler gives the information regarding the direction of gravitational force. सेकेंड लॉ से इन्होंने डायरेक्शन का आइडिया लगाया, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखें, बाई सेकेंड लॉ, क्या था सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ मेन है इनका कि डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यही था ना सेकेंड लॉ। तो जब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेचुरल है कि आप वेक्टर चाहे लगा सकते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है वही उसका रिवर्स लिखना है, डीए बाई डी टी। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाई डी टी, बिल्कुल उसका रिवर्स है। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने का क्या मतलब हुआ, मतलब न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकालेंगे इससे, आप केपलर लॉ आप समझ गए हैं तो उनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा टॉर्क जीरो होने का मतलब, यानी फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स सेंटर। ये बहुत उस समय के लिए थ्योरी का एक बहुत मेजर पॉइंट है कि सेंट्रल फोर्स है, कि सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। एक्चुअली में सेंट्रल फोर्स ही कंजर्वेटिव होते हैं,
इसलिए वहां बहुत सारे सोल्यूशन निकले कि कंजर्वेटिव होगा, पोटेंशियल वर्ड यहां पर डिफाइन होगा। समझ गया ना, क्योंकि टॉर्क जीरो आ गया। तो यहां पर नोट करें नीचे कि हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट इज सच दैट इट हैज नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा। इट हैज नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट एक्ट्स अलोंग द, hence gravitational force on the planet is such that it has no perpendicular component, it acts along the line joining the planet with the sun, it acts along the line joining the planet with the sun। ठीक, तो 2 पॉइंट निकाल लिए। पहला पॉइंट दे रहा है कि फोर्स होना चाहिए, किधर होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। थर्ड से इन्होंने मैग्नीट्यूड का आइडिया लगाया जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है। तो थर्ड लिखें पॉइंट, थर्ड लॉ कैन बी यूटिलाइज्ड, थर्ड लॉ कैन बी यूटिलाइज्ड, नोट करें तीसरा पॉइंट डालकर। थर्ड लॉ मतलब कैपलर का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ कैन बी यूटिलाइज्ड टू नो द फैक्टर, to know the factor on which magnitude of this force depends, the factor on which the magnitude of this force depends, assuming that a planet of mass m, small m लिखना, a planet of mass m, assuming that a planet of mass m revolving in a orbit of radius r, assuming that a planet of mass m revolving in an orbit of radius r with velocity v, with velocity v gravitational force must provide, gravitational force must provide the centripetal force, gravitational force must provide the centripetal force, gravitational force must provide the centripetal force। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो थर्ड रूल था कैपलर से उसकी हेल्प कैसे ली, जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हें मालूम है सर्कुलर मोशन का फार्मूला कि सेंट्रिपिटल फोर्स का। ठीक, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख दिया, स्क्वायर लगा दो, नोट करें ये आया 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, ओमेगा 2 पाई बाई टी नोट कर दें तो स्क्वायर कर दें, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बाकी कांस्टेंट इधर ले रहे हैं 4 पाई। एक पॉइंट यहां पर ध्यान दें, जो टी स्क्वायर है, अब यहां तक क्या लगा, यहां तक केवल ये लगा कि फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का ये फार्मूला जानते थे पहले से वो, ठीक, कि ये एम बी स्क्वायर बाई आर है सर्कुलर मोशन की थ्योरी से, तो उन्होंने यहां पर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दिया। अब कैपलर थर्ड लॉ लगाया, कैपलर थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ठीक है ना, तो अब टी स्क्वायर की जगह उन्होंने आर क्यूब पुटअप कर दिया, तो क्या आया 4 पाई स्क्वायर, आर क्यूब से एक आर कैंसिल हो गया, मास अपान आर स्क्वायर। ये एक जो रिजल्ट है ना, ये बहुत बड़ा रिजल्ट था, क्योंकि फोर्स यहां पर क्लियर हो गया कि प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, यह प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, ये कंक्लूजन निकल आया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। यहां पर हम आपको एक चीज बता दें कि जब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब होगा तो इनवर्स स्क्वायर लॉ बनेगा, यानी कि यह प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर होगा। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है और यह प्रोपोर्शनल 1 अपान आर है तो फिर इसको भी फॉलो नहीं करेगा।
बात समझ गए ना, दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि जो प्लेनेटरी मोशन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरी बात यहां पर उन्होंने, चूंकि एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन का जरूर लगेगा, ए बॉडी बी पर फोर्स डालती है, बी ए पर, आपने जो ये फोर्स लगाया है ये किसके ऊपर लगाया? प्लेनेट पर। प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। यहां स्मॉल एम मास किसका है? प्लेनेट का। तो उन्होंने बोला कि यहां पर ये चीज कांस्टेंट है, तो सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे प्लेनेट के मास अलग अलग हैं, सन का मास फिक्स है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मास है वो सन का भी होना चाहिए, सिमेट्रीज है। तो वो कांस्टेंट में उन्होंने ये सारे टर्म कांस्टेंट थे, एक मास और उन्होंने ऐड कर दिया इसमें, किसका? सन का, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ जरूर होगा उन्होंने बोला। तो एक आइडिया लगाया उनके फार्मूले से, आप नीचे लिखें द ग्रेविटी, ये लिख लिया यहां तक, ये प्रोपोर्शनल 1/r²। लिखें द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स, the gravitational force depends directly on the mass of planet. The gravitational force depends directly on the mass of planet and inversely on the square of distance. The gravitational force depends directly on the mass of planet and inversely proportional to the square of distance between the planet and sun. Between the planet and the sun. Next पैरा में लिखना, since the force is mutual, since the force is mutual, hence it also acts on the sun. Since the force is mutual, hence नहीं लिखना, it acts on the sun, it also acts on the sun, hence it is proportional to mass of the sun, hence it is proportional to mass of the sun। और इस तरह से मास का सन कैपिटल एम लिया, और उन्होंने बताया कि जो एफ है वो प्रोपोर्शनल टू दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन और r² के होना चाहिए। समझ गया ना, यानी मास सन का और ऐड किया उसमें, ठीक, और जब इनको इक्वल किया तो जो कांस्टेंट था उसको कैपिटल जी लिया। इसकी भी पूरी एक थ्योरी है कैपिटल जी की, जिसे कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एक तो केपलर की थ्योरी से इन्होंने अपने लॉ को वेरीफाई किया, दूसरा ध्यान देना, वो हम नोट नहीं करा रहे हैं, कि जो मून होता है उसका जो रिवोल्यूशन है वो 27.3 डे का है लगभग, ठीक है ना, और उसकी डिस्टेंस से ध्यान देना कि मून का अर्थ की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक, उस अट्रैक्शन फोर्स को और अर्थ के सरफेस पर जो अट्रैक्शन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और मून का एक्सीलरेशन को उन्होंने जो डिस्टेंस है उसमें भी वहां पर उस समय कैलकुलेशन करके और ये प्रूव किया था कि हमारा जो एफ है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। बल्कि उस समय उन्होंने जो मून की डिस्टेंस है उसमें करेक्शन भी किया था कि वो डिस्टेंस जो पहले थी वो थोड़ा रॉन्ग थी, और उसको वेरीफाई करके न्यूटन ने बताया कि नहीं, स्ट्रिक्टली एफ प्रोपोर्शनल 1/r² फॉलो होना चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको कभी कराएंगे कि उनमें कॉम्पिटिटिव में कि ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं कि अगर एफ प्रोपोर्शनल 1/r हो तो फिर टाइम या फोर्स इनमें क्या आएगा r की जगह। समझ गए ना बात, क्योंकि जब r² होगा तो फिर यहाँ भी mv²/r या mr⍵², ठीक है, इंटरकनेक्टेड है दोनों चीजें। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को, क्लोज करते हैं आपका, ओके।